वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोगों ने टेंस के अकॉर्डिंग और कुछ बेसिक के टेंस के अकॉर्डिंग वहाँ कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो नहीं चेंज होते हैं वो भी देख लिया था, जिसमें हमने यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस, ये सारा डिस्कस हम कर चुके थे। मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि हम अब जो पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग कैसे क्या चेंज होना है ये अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल लिखवा रही हूँ कि प्रोनाउंस के जो फॉर्म्स होते हैं वो आपके बुक में तो अगर आपके पास ग्रामर की कोई बुक है तो उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगी, अदरवाइज आप यहाँ से ये टेबल नोट करेंगे जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। pronoun change according person। राइट अब यहाँ पर आपको कॉलम में ये टेबल आप लोगों को नोट करना ही है कंपल्सरी, तो आप इसको करते जाएं। आप इसके डिवाइडेशन में कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पर्सन, यहाँ उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, देन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये है उसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म, और लास्ट है उसकी पॉसेसिव फॉर्म। हम इसको थोड़ा सा टेबल का लुक दे देते हैं ताकि आपको इसको मैं जैसे जैसे लिखती जाऊं आपको आइडिया रहे कि कैसे क्या लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स को तो इस टेबल का नॉलेज होगा और कुछ स्टूडेंट्स जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आगे आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले हैं वो इसी पर्सन और प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करने वाले, तो वहाँ आपको ये काफ़ी काम देगी। सबसे पहले यहां पे आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई या फिर वी, मैं या हम। उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? मी या अस। आई है तो मी, वी है तो अस। देन माई सेल्फ और आवर सेल्फ। माई, माइन, आवर, आवर्स। अब हम ले देते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिर्फ आता है यू, यानी कि तुम। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? आई भी। सेकंड पर्सन कौन हुआ? यू। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही रहती है। रिफ्लेक्सिव फॉर्म योरसेल्फ, योर और योर्स। राइट। अब आता है हमारा थर्ड पर्सन। मैं फिर से कह रही हूं कि आपको ये टेबल उतारनी ही है,
क्योंकि ये आपको आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये आपको डिवाइडेशन आपको पता चल रहा है कितने परसेंट होते हैं। अब थर्ड पर्सन में बाकी सारे हमारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। वो कौन कौन है? ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे। ही का क्या बनेगा? हिम। शी का क्या बनेगा? हर। इट का रहेगा इट और दे का बनेगा देम। हिम से बनेगा हिमसेल्फ। हर से बनेगा हर सेल्फ। इट से बनेगा इटसेल्फ और देम से बनेगा देमसेल्व्स। और यहां पर भी सेम, हिज, हर, इट्स, देयर, देयर्स। क्लियर? ये था हमारा पूरा एक चार्ट जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। पर्सन्स आगे लिखा होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ये हैं, रिफ्लेक्सिव फॉर्म ये है, पॉसेसिव फॉर्म ये है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अकॉर्डिंग टू पर्सन आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज कर सकेंगे। अब मैं आपको रूल्स पे ले जाती हूं। अब हम पढ़ने वाले हैं चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मेन रूल है, चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। अब इसमें हम जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन जो आया है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट? अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूं, आपको अब रूल्स जो है वो पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करने हैं। तो जो मैं लिख रही हूं वो यहाँ पर ध्यान से आप लोग भी लिखें, फिर मैं इसको समझाती हूं। फर्स्ट पर्सन ऑफ reported speech, first person of reported speech change according to the subject of reporting verb। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है? अब इसको ध्यान से देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट पर्सन मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। अब फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो पार्ट होते हैं। आगे वाला रिपोर्टिंग वर्ब होता है और जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। हम इसको बाय एग्जाम्पल और क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। He says, comma, inverted comma, I read
my book. क्लियर? ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है. ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच. अब चेंज कहां करना था? द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन. चेंज अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये है. तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा. क्लियर? अब हम इसका एक आंसर भी बना के देख लेते हैं. ही सेज. तो अब यहां पर मैंने एक चीज और कही थी, याद रखने वाली कौन सी चीज थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं होगा. तो हम यहां पर ही सेज का ही सेज कर देते हैं. राइट? अब यहां पर आई था तो रीड आया. अब ही सेज दैट, इसको हमें इसमें चेंज करना है. तो आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में. ही. अब ही है तो रीड तो प्लूरल था इसलिए हमने लगाया. ही है तो रीड्स लगेगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. माई बुक, सॉरी हिज बुक. अब ये जो है ये वाला, ये भी इसका इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. अब वो चार्ट में आप देखो, चार्ट अगर आपने उतारा है तो चार्ट में देखो कि ही आई है, आई के साथ माई लगा तो ही के साथ क्या लगेगा? हिज बुक. ये हमारा सेंटेंस बना. हम कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं. ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल. I said, comma, inverted comma, I am not a thief. Comma, inverted comma, close. क्या बनेगा? I said that. अब इसमें ये और ये सेम ही है तो हमें इसका सिर्फ टेंस चेंज करना है. I was not a thief. क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं. मैं यहां पर आपको सारे टेंसेस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बता रही हूं. जितने रूल्स अब तक मैंने पढ़ाए हैं सभी के एक सेंटेंस आ रहे हैं. फर्स्ट था वो फ्यूचर प्रेजेंट का था कि आगे प्रेजेंट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में तो कोई चेंज नहीं होगा. ये है तो ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. वी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, we have done our work. ये भी फर्स्ट पर्सन है. we said that अब have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या चेंज हो जाएगा? We had done our work. क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. She said, comma, inverted comma, I shall see
माई लेटर। देखिए अब यहां पर आपको खास ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। शी सेड दैट, यहां तक तो आपको लिख ही देना है। अब आई आया है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? शी के अकॉर्डिंग। आई का पॉसेसिव फॉर्म आया है यहाँ पे माई, तो यहाँ पे उसका पॉसेसिव फॉर्म होगा, तो आई की जगह हम लिखेंगे शी, ठीक है। अब आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, ही शी इट दे के साथ हम विल लगाते हैं, तो ये जो शैल होगा वो इस शी के अकॉर्डिंग वुड में चेंज हो जाएगा। शी वुड सी हर लेटर। आ रहा है समझ में? हम इसके एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही सेड, ये आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल में इसलिए बता रही हूं ताकि आपका जो प्रोनाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक, माई बुक। अब बनाइए आप लोग, अब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग हिज बुक। क्लियर? एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सीता सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई राइट अ लेटर टू माई फादर। क्या बनेगा इसका? सीता सेड दैट शी wrote a letter to her father। क्लियर? तो ये आपके प्रोनाउंस, यहां पर फर्स्ट जो रूल था प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट। अब मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिए हैं, तो आपको उन एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और भी क्लियर करना है और इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, कल हमने क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर दो आधारों पर हमने वाक्य विचार में अध्ययन किया था, और आज तीसरा पार्ट रचना के आधार पर वाक्यों में अध्ययन करेंगे, जिसमें रचना के आधार पर सरल वाक्य या उसे साधारण वाक्य कहते हैं, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इन तीनों वाक्यों पर अध्ययन करेंगे। मिश्र वाक्यों के साथ क्या क्या होता है, कौन से आश्रित उपवाक्य होते हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्यों के प्रमुखतः तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य की बात करें तो तीन वाक्य
सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की बात करें तो सरल वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अब उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? उद्देश्य किसे कहा जाता है? जब किसी वाक्य में जो कर्ता होता है वह वाक्य में हमेशा उद्देश्य होता है, और कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, जो बात कही जाती है, जो कार्य कर्ता द्वारा किया जाता है, वह हमारा क्या होता है? विधेय होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहां मोहन हमारा कर्ता है, अर्थात कर्ता होगा तो वो क्या होगा? हमारा उद्देश्य होगा। और मोहन के विषय में क्या बात की जा रही है? पुस्तक पढ़ने की बात की जा रही है, इसलिए वहां पर हमारा क्या हो गया? वो हमारा विधेय हो गया। अब देखें, एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। इस वाक्य में दूसरी विशेषता यह है कि एक कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी, एक से अधिक क्रिया नहीं होगी और एक से अधिक कर्ता भी नहीं होगा। जैसे मोहन पढ़ता है, मैं जाता हूं, यहां मोहन एक कर्ता है, पढ़ना एक क्रिया है, मैं एक कर्ता है और जाना क्रिया है और मैं कर्ता है। इस प्रकार एक कर्ता और एक क्रिया हो, वहां पर क्या होगा? सरल वाक्य होगा। अब दूसरा सरल वाक्य जो साधारणतः समझ में आ जाता है, एक कर्ता हो एक ही वो होता है, विधेय दोनों। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द, है ना, संयोजक शब्द से जुड़े हुए हो, जैसे तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि शब्दों से वाक्य जुड़े हुए हो, वहां पर संयुक्त वाक्य कहते हैं उसे। तो उसमें क्या होता है? अब समानाधिकरण, है ना, एक तो दो या दो से अधिक साधारण वाक्य हो, है ना, जैसे मोहन पढ़ रहा था लेकिन सोहन सो रहा था, दोनों काम लेकिन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार अब समानाधिकरण वाक्य क्या होता है? समानाधिकरण वाक्य पहले देख लेते हैं। ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार, ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य, एक मुख्य वाक्य, हम मिश्र वाक्य में देखेंगे कि प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है और आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है। तो जो उपवाक्य होता है मुख्य वाक्य के आश्रित उपवाक्य होता है, और आश्रित उपवाक्य या आश्रित जो उपवाक्यों के समान अधिकार होता है, आश्रित जो उपवाक्य होता है उसके समान ही ये भी अपना अधिकार रखता है। वहां समान अधिकरण वाक्य, समान धन अधिकार, समान अधिकार रखने वाला जो वाक्य होता है वह वाक्य समान अधिकरण वाक्य या उपवाक्य कहते हैं। अब एक है उसमें कि जैसे यहां उदाहरण, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। यहां वाक्य देखते हैं, भरत आया एक वाक्य है, किंतु से जुड़ा हुआ है, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, और भूपेंद्र चला गया। यहां एक वाक्य दूसरे पर आश्रित नहीं है बल्कि उस पर जुड़ा हुआ है। हम मिश्र वाक्य में देखेंगे एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होगा, यहां एक वाक्य दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो देखें यहां पर ये जो शब्द हैं, आप ध्यान रखें कि संयुक्त वाक्य में सरल साधारण वाक्य सामान्य होगा, ठीक है। अब एक उद्देश्य एक विधेय होगा। संयुक्त वाक्य में हमें कुछ शब्द हैं, उनका तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि शब्दों से जोड़ दिए जाए, हम देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, क्योंकि एग्जामिनर हर बार यही पूछता है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य में आप अलग अलग क्रम में बांटिए, अलग कीजिए, तो यहां पर हमें दिक्कत ना हो। तीसरी बात करें, तीसरा वाक्य है तो मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य से नाम से ही पता चल जाता है, जो वाक्य मिश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य में क्या होगा? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, एक मुख्य वाक्य होता है, जिस वाक्य के आश्रित ही दूसरे वाक्य होते हैं, जैसे उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य भी आश्रित हो। जैसे एक वाक्य मुख्य होगा, एक वाक्य मुख्य के साथ ही अन्य आश्रित उपवाक्य होगा, नहीं तो वाक्य पूरा नहीं होगा। जैसे मिश्र वाक्य और वह उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ये योजक चिन्ह जिसे समुच्चय बोधक अवयव भी कहते हैं, ये योजक चिन्ह, इसमें कौन कौन से योजक चिन्ह लगते हैं? इसमें संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में दोनों योजक चिन्ह भी अगर याद कर लिए जाएं तो हमें इन तीनों में जो डिफरेंस है, उनमें जो भिन्नता है उसको भी हम पता कर सकते हैं। जैसे योजक यहां चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि, ये कुछ शब्द हैं जिनका अध्ययन करके भी मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या भिन्नता है तो हम उसको देख सकते हैं। जैसे यहां मिश्र वाक्य पे जाएं
वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। यहां पर देखें, वे मेरे शहर आएंगे, मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। यहां पर वे मेरे घर आएंगे प्रधान वाक्य, क्योंकि इसी वाक्य पर आश्रित है ना। वे मेरे घर आएंगे प्रधान वाक्य हो गया, क्योंकि योजक चिन्ह हो गया हमारा, और उन्हें अजमेर शहर घूमना है आश्रित उपवाक्य गया। तो तीनों वाक्यों में देखें तो एक पहला वाक्य था साधारण वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय। संयुक्त वाक्य में क्या था? संयुक्त वाक्य में किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, अथवा ये सब जुड़े हुए थे। और मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं। जैसे वे मेरे घर आएंगे प्रधान वाक्य था, और इस वाक्य प्रधान वाक्य के आश्रित अगर इस वाक्य को हटा दिया जाए, इस पहले वाक्य को अगर हम हटा देते हैं वे मेरे घर आएंगे, तो यहां पर उन्हें अजमेर शहर घूमना है, इसका कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि इन तीनों के आश्रित ही ये तीनों वाक्य हैं। ठीक है, तो इन तीनों वाक्यों में हमने पूरा अध्ययन। अब इस पे आगे हम बात करेंगे, तो इसके मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इन तीनों के बाद भी इन पर आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? अब आश्रित उपवाक्य में क्रिया संबंधित होते हैं, विशेषण संबंधी होते हैं, और क्रिया विशेषण संबंधी भी होते हैं। इसके बाद इनके मुख्य क्रमानुसार क्या होगा, क्रम भी देखना पड़ेगा कि वाक्य में कौन किससे पहले आता है। क्रिया से पहले क्या आता है? क्रिया क्या है? क्रिया का विस्तारक, कर्ता, कर्ता का विस्तारक। बहुत ही लंबा अध्याय है, लेकिन उसको छोटे छोटे भागों में हम विभाजित करके आगे इन तीनों के बारे में, उपवाक्य क्या है, संज्ञा, विशेषण, इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। आपके पूरा स्क्वायर चैप्टर ख़त्म हो गया, पूरा फिनिश कर लिया था हमने लास्ट टाइम। अब आपके न्यू चैप्टर है, सिर्फ अब आगे आपके मतलब स्क्वायर और क्यूब दोनों एक साथ ही, मतलब इसमें थोड़ा डिफरेंट यही है कि वो पावर ऑफ 2 था और ये पावर ऑफ 3 है, बस ये इतना ही डिफरेंट है, इसमें ये ध्यान रखना। क्लियर? तो हम आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्लियर? जिसका आप फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं आज स्टार्टिंग। इसमें देखना क्यूब, सबसे फर्स्ट तो आपको क्यूब के बारे में पता होना चाहिए कि क्यूब होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल क्यूबिक, अब जैसे आइस क्यूब होते हैं, कोई भी जैसे लॉग होता है, जैसे 6 फेसेस, जैसे हम रेक्टेंगल और ये हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड, ये तो पढ़ा है ना आपने देखा है कि क्यूबॉइड कैसा होता है। उससे पहले हम क्या, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर शेप आपने पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम 4 फेसेस होते हैं, जैसे 2 लेंथ होती है, 2 ब्रीथ होती है। स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स होती है, वो भी इक्वल होती है। तो इसी टाइप से जो भी होता है, इसी टाइप से आपकी क्यूब है, उसी का एक्सटेंड, उसमें क्या होता है, जैसे 6 फेसेस होते हैं, मतलब आपके 2 ऐड हो जाते हैं। कौन कौन से ऐड हो जाते हैं? एक तो आपके बॉटम और एक होता है आपके टॉप, जैसे बॉटम और टॉप। तो ये दोनों आपके 2 फेस हैं, वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो वो टोटल कितने बन जाते हैं? 6 फेस है। 4 तो ऑलरेडी है, लेंथ ब्रीथ और टॉप और बॉटम वाला। तो इसको आप क्या बोलोगे? हाइट। हम इसको क्या मेजर कर सकते हैं? हाइट। और इनको लेंथ और ब्रीथ ही हाइट मेजर करनी है। तो वैसे ही उसमें क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, क्यूब। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? क्यूब। अब क्यूब में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपका एक क्लासरूम में ले लो, ठीक है, आपका घर का रूम ही ले लो, हाउस रूम ले लो। उसके बाद क्यूबिक शेप, जैसे आइस क्यूब ले लो, चौक का बॉक्स ले लो। तो उनमें भी क्या होता है, टॉप और बॉटम पूरा जैसे बॉक्स होता है, तो उसके हम क्या करते हैं, उसमें भी 6 फेसेस होते हैं। जैसे आपकी बुक है, बुक भी आप ले सकते हो, उसमें भी आपके 6 फेसेस होते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसे आपको पता है। क्लियर? और डेली लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं बुक में भी, जैसे डाइस है, डाइस सबसे मेन, डाइस तो आप जानते ही हो। क्लियर? डाइस है, रूबिक क्यूब, ये भी पता है आपको। लॉकर्स मैंने आपको बता दिए, गिफ्ट बॉक्सेस, जिसमें क्या होता है, मतलब या टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड होता है। क्लियर? तो इस टाइप से आपके बहुत सारे क्यूब के एग्जाम्पल हैं, वो आप देख लेना। अब मैं आपको क्यूब की शेप बताएगी, क्यूब की शेप क्या होती है। ठीक है? जैसे सबसे फर्स्ट तो ये ध्यान रखना है कि क्यूब हमेशा क्या होता है कि स्क्वायर शेप में होता है। ये तो मैंने आपका अभी बोर्ड पे बनाया है, आप एक क्लियर नोटबुक में इक्वली मेजर, मतलब मीन्स क्या है कि स्क्वायर शेप का था। स्क्वायर में क्या होता है, वी नो दैट वेरी वेल
कि ऑल साइड आर इक्वल, साइड किसमें, स्क्वायर में, जिसमें क्या होता है ऑल साइड आर इक्वल, मतलब मीन्स क्या होता है वैल्यू इक्वल होती है। तो इसमें भी आपकी क्या होता है कि लेंथ ब्रीथ, मतलब इसमें लेंथ ब्रीथ हाइट को कोई डिनोट नहीं करते हैं, इसमें ऑल साइड मतलब साइड ही होता है। इसमें जो पर्टिकुलर नहीं होगा कि ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये हाइट है, ये ओनली फॉर आपके क्यूबॉइड में होता है। जैसे हम रेक्टेंगल में मेज़र करते हैं तो वैसे इसमें नहीं, स्क्वायर में हम क्या करते हैं साइड करते हैं, तो वैसे ये भी एक स्क्वायर का एक्सटेंड है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है स्क्वायर जैसा ही होता है। अब इसमें ऑल साइड होगी, जिसमें ब्रीथ को भी हम साइड लेंगे, लेंथ को भी साइड लेंगे और हाइट को भी साइड लेंगे। अब देखो जैसे ये है यानी क्यूब ड्रॉ किया है, ठीक है। अब जैसे ये वाली तो क्या हो गई, इसकी ब्रीथ हो गई, जैसे एक टाइप से ये साइड हो गई, क्लियर। अब जैसे ये वाली, अब ये वाला इसका पार्ट, ये भी लेंथ, जैसे हम इसको एक बार लेंथ ले सकते हैं, अब ये भी एक टाइप से साइड है, ठीक है। तो इसको हम ए करके डिनोट कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ फिर क्लियर में लिखवा दूँगी, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ये हाइट है ये, तो इसको भी हम ए डिनोट कर सकते हैं। तो इन तीनों को हमें साइड साइड ही यूज़ करना है, क्या हो जाए साइड साइड साइड, ठीक है। तो ये हमारे जैसे इसमें एरिया भी होता है, सरफेस एरिया बहुत सारा होता है, ये आगे आपके आगे चैप्टर में होंगे, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी तो हमें सिर्फ क्यूब और क्यूब रूट के बारे में, जैसे हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था, वैसे हम क्यूब और क्यूब रूट के बारे में आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये इस टाइप से होता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाना है और सिर्फ लेबल शो कर देने बस, और कुछ नहीं करना, क्लियर। और इसके 2-3 एग्जाम्पल लिख देना आप बुक में से देखकर, ठीक है। जैसे एक ये ए हो गई, एक ये आपके एक ये और एक ए, ठीक है, तीनों। जैसे ए मीन्स यहाँ पर ये सब क्या हो गई साइड हो गई ए, ठीक है। तो इस टाइप से ये बस आपको डायग्राम बनाना और नीचे 2-3 एग्जाम्पल लिख देने, क्लियर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, जैसे स्क्वायर में क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर होता है हम उसको क्या करते थे 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर इट्स सेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करते थे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आए थे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमें उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई, मीन्स क्या है कि मल्टीप्लाई बाय नंबर इट 3 टाइम बाय इट्स सेल्फ, मतलब उसी नंबर को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, उसी नंबर को। जैसे ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने को ले लिया 2, ठीक है, शॉर्ट ही लेते हैं, एक बार सिंपल नंबर यूज़ कर रहे 2 है, ठीक है। अब 2 को मैं अब क्या कर रही हूँ 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, इसी नंबर को करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं, जैसे इसकी क्या होती है पावर ऑफ 3, क्यूब का मीन्स क्या होता है पावर ऑफ 3, और स्क्वायर में क्या होता है पावर ऑफ 2। तो अभी ये क्या हो जाए और इट इज़ रीड, क्या होगा इसको रीड कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे 2 क्यूब। डायरेक्ट जब भी आपको कोई बोले कि 2 क्यूब मीन्स क्या कि 2 क्यूब के कितना होता है, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि इसका मीन्स पावर ऑफ 3। पापा ऐसे नहीं बोलेंगे कि 2 की पावर 3, ऐसे नहीं बोल सकते, बट कोई डायरेक्ट आपको 2 क्यूब बोले तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर आपको 2 को क्या करना है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। 3 टाइम मीन्स 2 × 2 × 2 करना है, क्लियर। 2 × 3 नहीं करना है। तो यहाँ पर 3 टाइम मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 को ही, तो यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई किया 2 × 2 4 और 4 2 = 8, तो इसका मीन्स 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, क्लियर। और स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, क्लियर। इसलिए मैंने दोनों चैप्टर को आपको कंटिन्यू करवा रही हूँ ताकि आपको कंपेयर पता लग जाए कि हमने इसमें 2 किया था तो इसमें 3 कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे ही आपके बहुत सारे इसमें क्यूब दे रखे हैं, वैसे इसमें 15 तक दे रखे हैं। ये एक टेबल बनी हुई है, पेज नंबर है आपके 106 पर, तो ये टेबल आपको नोटबुक में नोट करनी है। वैसे 15 तक क्यूब है तो 15 तक क्यूब इनफ है लर्न करने के, ठीक है। यही अगर आपको लर्न हो जाए बड़ा है, उसके बाद तो वैसे ये क्या है कि क्यूब बहुत बड़े बड़े होते हैं, 16 का बड़ा, 15 तक जो क्यूब है 4 डिजिट के तो आप लर्न कर सकते हो। तो 15 तक आपको लर्न करने, और मैंने स्क्वायर बताया था आपको 30 तक लर्न करने, क्लियर। तो ये वाला पूरा आपको ये पूरा नोट कर लेना, क्लियर। ये पूरी टेबल ऐसे शो करके करना है जैसे दे रखी है, क्लियर। अब इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया कि पावर ऑफ 3, ठीक है, ये भी मैंने ये लिख देना कि इट इज़ रिप्रेजेंट इन पावर ऑफ 3, यस। अब नेक्स्ट है आपकी क्यूब ऑफ इवन एंड ओड नंबर। ये भी जैसे आपको पता है कि जैसे कोई भी स्क्वायर नंबर, जैसे कोई भी हम इवन नंबर का हम क्यूब ले रहे हैं, कोई भी हम इवन नंबर का हम क्यूब लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्यूब इवन में ही आएगा, इवन नंबर में आएगा। और जैसे हम क्यूब, जैसे कोई ओड नंबर का हम क्यूब ले रहे हैं तो उसका जैसे मैंने ले लिया 3, अब ठीक है इट इज़ ओड नंबर, अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है
और क्यूब फाइंड करना है तो क्या करूँगी 3 इंटू 3 इंटू 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 9 3 27, तो क्या आ गया क्यूब, इसका भी ओड ही आया। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी ओड नंबर होते हैं तो उसका क्यूब आप करोगे तो भी ओड आएगा, और अगर इवन नंबर होगा, इवन नंबर जैसे मैंने ले लिया 4 और 4 को मैं करूँगी 3 टाइम, तो क्या आ रहा है 4 4 16 और 16 4 64, तो आ गया ना इवन नंबर। तो ये चीज़ भी आप प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि कोई भी इवन नंबर हो तो उसका क्यूब हमेशा इवन ही होगा, और जो भी ओड नंबर का क्यूब होगा वो क्या होगा ओड ही होगा। ये चीज़ आपके मल्टीपल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि किस टाइप से, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक में कैसे भी आ सकता है। तो नेक्स्ट आपकी ये है क्यूब ऑफ इवन, ये बता दिया मैंने आपको। अब है आपके 1 डिजिट ऑफ क्यूब नंबर, जैसे 1 डिजिट ऑफ क्यूब नंबर, जैसे 1 डिजिट जिसमें 1 से लगा के 9 तक, 1 से लगा कर 9 तक जितने भी 1 डिजिट के क्यूब है वो तो इजी होते हैं, तो वो चीज़ आपको इसमें दे रखा है अलग कि 1 डिजिट के अलग, 2 डिजिट के अलग, तो इस टाइप से आपके अलग अलग दे रखा है, ठीक है। तो ये इतना नहीं देखना है, और हमेशा ध्यान रखना कि जो भी नेगेटिव, कभी ये भी ध्यान रखना कि नेगेटिव नंबर आ गया आपके, नेगेटिव नंबर का मीन्स माइनस का साइन, जिसे मैंने दे दिया आपको -2। अब इसका भी आप क्यूब फाइंड कर सकते हो, इसका स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हो, और जब आप स्क्वायर फाइंड करते हो, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है, पर जब भी आप नेगेटिव वैल्यू के आप स्क्वायर फाइंड करते हो तो हमेशा उसका आंसर किस में आएगा पॉजिटिव में, और जब आप नेगेटिव वैल्यू का क्यूब फाइंड करते हो तो इसका आंसर हमेशा आता है नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा, जैसे मैं नेगेटिव का क्यूब फाइंड कर लूँ, ठीक है। अब जैसे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या है, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, न्यूमरल्स मल्टीप्लाई कर देने कि 2 का 8 होता है क्यूब। अब इसमें आपको ये साइन भी इंक्लूड करने, अब जैसे इसकी पावर ऑफ 3 है तो हमेशा आंसर क्या आएगा माइनस में ही आएगा, क्लियर। जैसे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और जैसे हम स्क्वायर कर रहे हैं इसी चीज़ का हम स्क्वायर करते हैं तो -2 इंटू -2 कितना होता है 2 इंटू 2 4, और माइनस माइनस प्लस, क्लियर। तो इस टाइप से ये भी ध्यान रखना। तो ये भी मैंने आपको बताया कि 1 डिजिट ऑफ क्यूब नंबर, जो भी नेगेटिव होंगे वो नेगेटिव में आंसर आएगा, क्लियर। अब आपका आगे का नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, लैंड, वाटर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें अपन ने लैंड के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अपना जो नेक्स्ट चल रहा था वो सॉइल के बारे में चल रहा था। सॉइल क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसी कैसी उसकी परतें होती है, किस प्रकार से उसको प्रिजर्व करना चाहिए, क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें। और आज अपना नया पॉइंट आएगा मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक वर्क दिया था कि सॉइल की जो फॉर्मेशन होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, यानी कि कैसे वो बनती है, तो वो वर्क आपको नोटबुक में करना था। आई होप कि आप सब ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ रहे अपन मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि सॉइल को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। ये सारा पढ़ने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम सॉइल को बचा सकते हैं, कि सॉइल इस प्रकार से बह के नहीं जाए कि वो वेस्ट हो जाए। ये जितने भी पॉइंट पढ़ोगे इनका सबका लास्ट एंड ऑफ मीनिंग कह सकते हैं, कंक्लूजन कह सकते हैं कि हमको क्या करना है, मिट्टी जो बह के जा रही है उसको बचाना है। इसका पूरे का कंक्लूजन ये निकलेगा। आपको 8 पॉइंट दे रखे हैं, इन 8 पॉइंट का कंक्लूजन यही कि मिट्टी को किस प्रकार से आप बचा सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से टेक्निक से जिनको यूज़ करके हम मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट दे रखा है अफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। क्या दे रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल फर्मली एंड ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। क्या होता है, द रूट्स ऑफ ट्रीज, जो पेड़ की जो जड़ें होती है वो क्या करती है, अपने अंदर मिट्टी को संग्रहित करके रखती है, एंड ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी का बहाव होता है उसको क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। तो हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करके रखना चाहिए, यानी कि करना चाहिए। नेक्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब घास पात से ढकना। अब कैसे ढकोगे, मिट्टी को कैसे ढक सकते हैं,
तो उसके लिए दे रखा है द बेयर ग्राउंड बिटवीन क्रॉप्स इज कवर्ड विथ ऑर्गेनिक मैटर एंड ड्रोट रेजिस्टेंट ग्रासेस वंस द ग्रासेस ऑफ वेजिटेशन कवर द सॉइल इट चेक्स फर्दर सॉइल इरोजन। यानी कि हमको हमारा जो भी फील्ड होता है उसके अंदर इस प्रकार से वेजिटेशन या अलग अलग प्रकार की ग्रासेस या वनस्पति लगानी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग सॉइल इरोजन, जो मिट्टी का अपक्षय होता है, अपरदन होता है, उसको हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कंटूर बैरियर्स अलोंग द कंटूर्स ऑफ लैंड स्टोन ग्रास एंड अदर वेजिटेशन आर यूज्ड इन बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब क्या होता है? रोकने वाला, बाधक कह सकते हैं। तो यहाँ पर किस किस का? लैंड स्टोन, पत्थर के थ्रू, ग्रास के थ्रू और वेजिटेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? मिट्टी के बहाव को रोक सकते हैं। It reduces the water flow and trenches are made in front of the barriers to collect water। देखो क्या दे रखा है? It reduces the water flow, पानी के जो बहाव है वो जो ट्रेंचेस का मतलब जो खाइयों में गिरते हैं, आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स, उनके आगे अपने को क्या करना है? बैरियर बनाना है, अवरोधक का काम करना है, जो पानी को क्या करे? बहने नहीं दे और उसको रोक के रखे। अगर पानी रुकेगा तो वहाँ पर मिट्टी भी रुक जाएगी और पानी बहेगा तो उसके साथ साथ मिट्टी भी बह के चली जाएगी। तो एक तरीका क्या है? कंटूर बैरियर्स। नेक्स्ट दे रखा है रॉक डैम्स, डैम बनाना, चेक डैम्स भी कहते हैं इसको। ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक्स आर पिल्ड अप in the uphill region in order to slow down the flow of water which also prevent the loss of soil। देखो क्या दे रखा है? ह्यूज पीसेस, बड़े बड़े चट्टानों के पीसेस आर पिल्ड अप इन द अपहिल रीजन। अपहिल का मतलब जो ऊंचाई पर जो क्षेत्र होते हैं, ऑर्डर टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर विच ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ सॉइल। तो बड़ी बड़ी चट्टानों के कह सकते हैं कि ऐसी चट्टानों की जगह पर बड़े बड़े पत्थर रख देने चाहिए या रखवाने चाहिए, बड़े बड़े स्टोन्स, जिसके थ्रू पानी जो एक तरह से बह के जाता है तो कुछ मिट्टी जो होती है उसमें क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। एक तो आप छोटे छोटे से कंकड़ लगाते हो तो उसमें से तो कहीं ना कहीं जगह करके वो चली जाएगी, लेकिन बड़े बड़े स्टोन्स लगे होंगे तो वो मिट्टी क्या होगी? वहाँ पे रुक जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है टेरेस फार्मिंग। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, टेरेस फार्मिंग जो अपन ने नागालैंड के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी ये दे रखा है इन माउंटेन्स और हिली रीजन, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ब्रॉड फ्लैट स्ट्रिप ऑफ टेरिस आर मेड इन प्रैक्टिस फार्मिंग। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो किस प्रकार से इनको क्या कर रखा है? अलग अलग श्रेणियों में काट रखा है कि अलग अलग, ताकि वो मिट्टी बहे नहीं और बीच में ही रुक जाए। क्रॉप्स आर प्लांटेड ऑन ईच स्टेप, और क्या दे रखा है? हर स्टेप में आपको, जैसे एक सीढ़ी आप देख सकते हो पिक्चर में, सीढ़ी बना रखी हो उस प्रकार से बना रखा हो। हर स्टेप के अंदर आपको क्या करनी? क्रॉप्स लगानी है। विच प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंशन सॉइल इरोजन, जिसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। अभी एकदम पानी बह के नहीं जाएगा, क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप रुकता जाएगा। तो पानी रुकेगा तो मिट्टी भी रुकेगी, और एकदम आप देखोगे अगर पूरी की पूरी ढलान है तो बारिश हो रही है तो पूरा का पूरा पानी बह के नीचे आएगा। Intercropping, various leguminous crops are grown in alternate rows in several other crop management practice are adopted to order and minimize soil erosion। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पिक्चर्स में हम देखते हैं तो ऐसी जगह पर शूटिंग होती है जहाँ पर एक जैसे पेड़ लगाए जाते हैं और एक ही रो में लगाए जाते हैं, सबने देखे होंगे। तो वो किस लिए लगाए जाते हैं? इंटरक्रॉपिंग, इस यानी कि ये जो सोइल इरोजन हो रहा है इसको रोकने के लिए। देखो क्या दे रखा है? वेरियस लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ऐसे फलीदार पौधे कह सकते हैं, ग्रोन इन अल्टरनेट रोज के अंदर, यानी कि एक ही रो में लगाए जाते हैं। एंड सेवरल अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर एडप्टेड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज सोइल इरोजन, यानी कि इसके थ्रू जो सोइल का अपरदन हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। Contour plugging, it is mainly practiced by plugging parallel to the contour on hill slopes or from a natural barrier from water which flow down the slope. It helps to retaining the soil is a particular region। इसमें भी यही दे रखा है, जो स्लोप्स, जो पहाड़ी एरिया है उसकी जगह पर अपने को क्या करना चाहिए? नेचुरल बैरियर, जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उसको लगाना चाहिए। वो तो ऑटोमेटिक लगती है लेकिन उसको सेव करके रखना चाहिए, जिससे कि जो पहाड़ी से जो पानी उतरता है, स्लोप से जो ढलान वाले क्षेत्र है वहाँ से जो पानी उतरता है वो बह के नहीं आए और मिट्टी का अपरदन नहीं हो। शेल्टर बेल्ट्स इन द ड्राई और कोस्टल एरिड रीजन, एरिड का मतलब कह सकते हैं शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, सूखे क्षेत्र जो होते हैं। और यहाँ पर दे रखा है ड्राई और कोस्टल, कोस्टल का मतलब जो तटीय क्षेत्र होते हैं। वेरियस रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन ऑर्डर टू चेक द मूवमेंट ऑफ विंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सोइल। आप लोगों ने देखा होगा डेजर्ट में बहुत तेज हवा चलती है,
हम जब आंधी तूफान के बारे में पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जैसलमेर के अंदर किस प्रकार से हवा चलती है और हवा चलने से क्या होती है, वहाँ की जो रेत होती है, मिट्टी होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर अलग अलग सैंड ड्यून्स भी बना देती है, रेत के टीले भी बना देती है। तो ये क्या हो रहा है, सोइल का इरोजन हो रहा है, यानी कि एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ऐसी जगह पर भी क्या, यहाँ पर देखो हवा का ही दे रखा है क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है, वहाँ पर बारिश से मिट्टी बह के नहीं जाती। किसके थ्रू जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज हवा चलती है और हवा के थ्रू मिट्टी बहकर चली जाती है। Besides the above given ways, farmers should use eco-friendly fertilizer। यहाँ पर अब क्या दे रखा है, यहाँ पर हमको जो नेचुरल फर्टिलाइज़र जो होता है उसका यूज़ करना चाहिए, यानी कि पेस्टिसाइड जो केमिकल वाले आते हैं उनका यूज़ कम करना चाहिए। एंड प्लांट इंडिजिनियस ट्रीज एंड shrubs which can significantly prevent erosion of soil। ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्लांट लगाने चाहिए जिससे हम जो सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है, मिट्टी अपरदन की जो समस्या है, उससे हम दूर हो सकते हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जिससे आप 2 ट्रे लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, एक ट्रे के अंदर आपको छेद करने हैं, दूसरी ट्रे में भी आप छेद करोगे, लेकिन एक ट्रे में छेद करके मिट्टी डालते हैं और उसमें कुछ चावल के या गेहूं के दाने डाल देते हैं, तो उसमें प्लांटेशन हो जाएगा, यानी कि कुछ समय के बाद तो उसमें पेड़ पौधे जो भी आप लगा रहे हो वो लग जाएंगे। और एक ट्रे में आपको खाली मिट्टी डाल के रखना है, कुछ भी लगाना नहीं है। अब आप दोनों ट्रे के अंदर पानी डालते हो तो किसमें से ज़्यादा मिट्टी बहेगी? जनरल नॉलेज की बात है, जिसके अंदर आपने प्लांटेशन कर रखा है उसके अंदर से मिट्टी धीरे धीरे बहेगी, कम मात्रा में बहेगी। लेकिन जिसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लगाया है, कोई किसी प्रकार का अनाज नहीं डाला है, तो उसमें से मिट्टी जल्दी से बह जाएगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स पढ़े हैं, इसका मेन कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आपको मिट्टी को बचाना है, सोइल इरोजन को बचाना है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, पौधारोपण करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने होंगे। उसके थ्रू हम मिट्टी, सोइल इरोजन जो हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं, उसको हम कंजर्व करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने इस लेसन में 2 पार्ट फिनिश हो जाते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था लैंड के बारे में, लैंडस्लाइड के बारे में, टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में। यहाँ पर हमने सोइल के बारे में पढ़ा था, सोइल क्या होती है, कैसे इसको बचाया जा सकता है, टाइप्स ऑफ सॉइल, ये सारा हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है वाटर के बारे में, लेकिन कुछ नया मिलेगा आपको यहाँ पर, तो एक बार आप इच्छा हो तो रीड कर लेना उसको, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 14 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट 13 पार्ट में क्या देखा था कि डिजीज कॉजिंग इन ह्यूमन, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से ह्यूमन में डिजीज होती है ना, इंसानों वाली, यानी इंसानों में किस किस वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से हमें डिजीज क्रिएट हो सकती है। उसमें कुछ एग्जाम्पल देखे थे, एक टेबल देखी थी। अब टर्न है नेक्स्ट एनिमल्स के बारे में देखने का। मतलब ये कि डिजीज कॉजिंग इन एनिमल्स, डिजीज इन एनिमल मतलब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से एनिमल्स में डिजीज होती है। जैसे हम बीमार होते हैं तो एनिमल्स भी तो बीमार होते हैं। अगर उनकी बॉडी में कोई वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एज ए एंटीजन एंटर करता है तो ऑब्वियसली वो भी सिम्टम क्रिएट करता है जिसको हम डिजीज कहते हैं। जिसे यहाँ दे रखा है वायरस, वायरस की वजह से किसी एनिमल में कौन सी डिजीज हो सकती है, तो वो है फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। कैटल यानी जो घर में पालते हैं हम, जैसे बफेलोज और साथ में काऊ वगैरह, तो इनके माउथ और फुट में एक डिजीज हो जाती है जिसको कॉमनली हिंदी में बोलते हैं खुर पका और मुंह पका रोग। उस डिजीज में क्या होता है, उनके सबसे पहले पैरों में वायरस के लग जाने से इन्फेक्शन हो जाता है। फिर उनके पास क्या होता है कि वो एनिमल्स की तो ये हैबिट होती है कि उनके जब भी कहीं पर चोट लगती है या जब भी कहीं पर कोई ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे उनको ईचिंग होती है, तो ईचिंग करने के लिए वो माउथ का सहारा लेते हैं ना, माउथ की हेल्प से वो उसको कुरेचते हैं। तो ईचिंग करने का काम माउथ से करते हैं, तो वो फुट वाले जो वायरसेस होते हैं वो उनके मुंह पे भी लग जाते हैं। तो इस तरह से ये फैलने वाला रोग है ना, तो इसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है एंथ्रेक्स इन कैटल। एंथ्रेक्स नाम का भी बैक्टीरिया नाम से होता है, इसमें भी स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है, कैटल में होती है। प्रोटोजोआ, स्लीपिंग सिकनेस इन कैटल, पिग्स एंड हॉर्सेस। इन सारे एनिमल में स्लीपिंग सिकनेस हो सकता है प्रोटोजोआ की वजह से।
स्लीपिंग सिकनेस का मीनिंग है सारे सिम्टम, जैसे नॉर्मल जो एक इंसान बीमार होता है और उसके जो सिम्टम होते हैं वो सिम्टम उसके सारे अंदर होते हैं। जैसे फैटिक मतलब भूख नहीं लगती है, वो एनिमल्स जो होता है वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाता है, उसको फीवर रहता है, कोल्ड रहता है, हेडेक रहता है, ये सारी चीज़ें कॉमन सिम्टम में आती है। तो वो कॉमन सिम्टम सारे उसको हो सकते हैं किससे, स्लीपिंग सिकनेस यानी एक प्रोटोजोआ के जरिए वो फैलते हैं। अब है ये एनिमल्स का हो गया, आपको ह्यूमन के बाद में ये एनिमल्स वाली टेबल बनानी है और देन नोट्स में आपको डिजीज इन प्लांट बनाना है कि प्लांट में कौन कौन सी डिजीज होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। यहाँ पे जैसे दे रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस से प्लांट में कौन सी डिजीज होती है, तो वो है टोबैको मोज़ेक। टोबैको मोज़ेक जो होता है, टोबैको यानी तंबाकू की पत्तियों में होता है ये। इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है यानी फैलने का एक तरीका क्या है, तो हैंड क्लोथिंग ऑफ फील्ड वर्कर। हैंड मतलब ये कि जो वर्कर्स उसके अंदर काम करते हैं उन वर्कर्स के जरिए, उन वर्कर्स के हैंड के जरिए, उन वर्कर्स के क्लोथिंग कपड़ों के जरिए वो चीज़ें, वायरस जो होता है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है यानी फैल जाता है। नेक्स्ट है वायरस येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ओकरा डिजीज जो होती है, भिंडी का रोग है ये। भिंडी के ऊपर जो उसके जो लीव्स होती है, भिंडी की पत्तियां अगर आपने देखी हो तो भिंडी के जो प्लांट होता है, पौधे होता है, उसकी पत्तियां जो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की होती है। उसके ऊपर येलो वेन मोज़ेक बन जाते हैं यानी येलो कलर के पैचेज या धब्बे बन जाते हैं, उनको बोलते हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी ओकरा। जो किससे होती है, तो इंसेक्ट से होती है, किसी भी इंसेक्ट की वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है उसकी वजह से एक सिट्रस कैंकर नाम की डिजीज होती है, किसमें होगी, तो सिट्रस में, सिट्रस यानी लेमन प्लांट यानी नींबू, नींबू के प्लांट में सिट्रस कैंकर, कैंसर जैसा रोग होता है ये। इसमें क्या होता है कि प्लांट के ऊपर, आपने नॉर्मली इस डिजीज को देखा होगा, आपने देखे होंगे कुछ लेमन घर में आते हैं कभी कभी या किसी प्लांट पे उगते हैं, तो उन लेमन्स के ऊपर आपको आउटग्रोथ दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि इनको आप नेल से कुरेद सकते हो, अलग सेपरेट कर सकते हो। तो वो जो होता है यानी कि लेमन के ऊपर जो एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ हो जाती है, सेल्स कुछ ज़्यादा डिवीजन कर लेते हैं और उसके ऊपर एक आउटग्रोथ बन जाती है, अतिवृद्धि। उस आउटग्रोथ को, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेमन के सेल वॉल के ऊपर ये होता है, उसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर। किससे फैलता है, तो वो एयर से फैलता है क्योंकि ये बैक्टीरिया से फैलने वाला है। फंजाई, रस्ट, रस्ट का मतलब है एक वाइट या ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस हो जाता है। फंजाई क्या होती है, हर जगह जहाँ पर भी वो क्रिएट होती है पाउडर को क्रिएट करती है। तो किसी भी वीट या किसी भी प्लांट पर जब पाउडरी सब्सटेंस आ जाता है, आपने बहुत बार देखा होगा, कोई कोई फ्लावर वाले भी प्लांट होते हैं तो उनके ऊपर वाइट या ब्लैक या ब्राउनी कलर का पाउडर आ जाता है। वो जो पाउडर होता है वो एक फंजाई की वजह से होता है और वो प्लांट का डिजीज है। किसकी वजह से फैलता है, तो एयर और सीड्स की वजह से। नेक्स्ट पढ़ते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं तो उसी में आ जाता है हमारा एक टॉपिक छोटा सा, फूड पॉइजनिंग। You may have read in newspaper the report about the children falling sick and vomiting after eating the lunch provided at the school. आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, वैसे तो ऐसी बात नहीं है, नॉर्मली भी लोगों को वॉमिट वगैरह हो जाती है। कब होती है, जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आपने कोई ऐसा फूड खा लिया है जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है। तो जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हो जिसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस ने एंट्री कर ली, यानी कंटामिनेटेड फूड अगर आप खा लेते हो तो आपको वॉमिटिंग या डायरिया जैसा हो सकता है। लंच प्रोवाइडेड एट द स्कूल और पीपल फॉलिंग सिक आफ्टर ईटिंग एट अ मैरिज पार्टी, ये भी सुना होगा, किसी पार्टी में गए, खाना खाया तो बीमार हो गए। What would be the reason for this? Doctors would tell you that it may be due to food poisoning. ऐसा फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। ये क्या होता है पढ़ते हैं, फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वही चीज़ है, ऐसा फूड जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने स्पॉइल कर दिया है यानी खराब कर दिया है, और अगर उस फूड को हम इनटेक कर रहे हैं, द फूड इज नॉट प्रिजर्व्ड प्रॉपरली, नॉट अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया हुआ फूड था, और इट कैन लीड टू पॉइजनिंग, तो वो जो होता है वो फूड पॉइजन की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। ये जो फूड को जो उन्होंने बनाया, पॉइजनस बनाया, तो वो किसकी वजह से बना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन ग्रो ऑन अवर फूड सब्सटेंस प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करने लगता है हमारे फूड पर तो हमारा फूड क्या बन जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है, क्योंकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी फूड पर आएंगे तो वो अपने अंदर से कोई ना कोई ऐसा केमिकल निकालेंगे जो हमारे लिए क्या होगा, टॉक्सिक। दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग वॉमिटिंग
सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए है ना, वॉमिटिंग और ये फूड पॉइजन अगर ज़्यादा बॉडी में फैल जाए तो कभी कभी इंसान की डेथ भी हो सकती है। फूड हाइजीन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग आर, मतलब हमारा जो फूड पॉइजनिंग होता है वो किन किन बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो 2 नेम है यहाँ पे, आप अंडरलाइन करके इनको नोट्स में लिखना। एक है साल्मोनेला और दूसरा है क्लॉस्ट्रीडियम। साल्मोनेला एंड क्लॉस्ट्रीडियम नाम के बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे फूड में बहुत जल्दी ग्रो करके फूड को टॉक्सिक बना देते हैं। उसको ही हम क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी मैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू लेसन 5th कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग हम किन किन कार्यों के अंदर करते हैं। आज हम यह देखेंगे कि ये कौन से साधन हैं, इनका उपयोग कौन कौन से कार्यों में किया जाता है, इनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं, यानी कि उपयोग में लाए जाते हैं। हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं, उनके अंदर जो हम कुछ पदार्थ का उपयोग हम करते हैं, इनमें से कुछ पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो पदार्थ का उपयोग हम कर रहे हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त हो सकता है और कुछ पदार्थ हम मानवीय क्रियाकलाप यानी कि मानव द्वारा बनाए गए पदार्थ का उपयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक सारणी दे रखी है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि प्रकृति से हमें कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं और मानव निर्मित पदार्थ कौन कौन से हैं। देखो, इस सूची से आप यह भी पता लगा सकते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा और खनिज, यह सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। आप भी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा कि वायु, जल, मृदा और खनिज प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। देखो, आप इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं उनको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय जो कभी खत्म नहीं हो सकता, अक्षय का मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। जैसे ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, इनकी मात्रा बहुत है, असीमित। अब इसका कितना भी उपयोग करो ये कभी समाप्त होने वाले नहीं। अब ऐसे कौन कौन से? सूर्य का प्रकाश और वायु। सूर्य का प्रकाश और वायु दोनों ही प्राकृतिक संसाधन हैं। यह अक्षय संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते। क्यों? क्योंकि इनकी मात्रा असीमित है। आप इनका कितना भी उपयोग कीजिए कभी समाप्त नहीं होंगे। सेकंड देखो, आप समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो उपयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। सीमित का मतलब कम है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। मानवीय क्रियाकलाप यानी कि मानव इनका उपयोग करके इनको खत्म कर सकता है। इनके भंडार भी सीमित है, इसीलिए इन संसाधन को हम क्या कहेंगे? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब ऐसे कौन कौन से संसाधन है? देखो, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। वन हुए यानी जंगल, पेड़ पौधे, वन्य जीव, है ना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनका उपयोग करो, क्या होगा? समाप्त हो जाएंगे। आज के समय में आप
देखते हैं हर चीज़ के लिए आपको कहा जाता है कि इनकी बचत करो, इनका उपयोग आवश्यकता के अनुसार करो, ताकि आने वाली पीढ़ी इनका उपयोग कर सके, फिर उनके आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग कर सके, क्योंकि इनके जो भंडार है वह सीमित मात्रा में है। हमें इनका उपयोग आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। देखो, आज मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, उनका उपयोग हमें आवश्यकता के अनुसार क्यों करना चाहिए। एक बार आप इसका रीडिंग कर लेना। हम कल कोयले के बारे में पढ़ेंगे कि कोयला का निर्माण कैसे हुआ, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। थैंक यू।